नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हमारे साथ भाऊ तोरेस्कर जी हैं। काफ़ी टाइम से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाऊ कब आएँगे यहाँ पे हमारे चैनल पे, तो वो आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। भाऊ आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके सब दर्शकों को स्वागत करता हूँ, नमस्कार कर भाऊ आपका प्रतिपक्ष चैनल सभी लोग देखते हैं और उसमें जो आप जिस तरीके से चीज़ें बताते हैं, उसका सभी स्वागत करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सही भी निकलती है। अब मैं स्टार्ट करूँ मोदी जी से, तो आपने 2014 और 2019 में कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस की थी, जो कि ओपिनियन पोल्स के बिल्कुल अलग थी और वही चीज़ें सही भी साबित हुई हैं। जैसे कि अभी 2019 का अगर हम लें, जिसमें सभी लोग ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी लोकप्रियता तो निरंतर घट रही है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, एनडीए का जो गठबंधन होगा वो भी होगा, लेकिन मेजोरिटी नहीं मिलेगी और वो सरकार नहीं बना पाएगी और उसमें कई नाम भी लिए जा रहे थे। तो उस टाइम पे आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और वो एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, बिल्कुल ही ओपिनियन के विपरीत। तो मैं स्टार्ट यहीं से करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी को 2024 में जो कही जा रही है कुछ लोगों के द्वारा कि अब की बार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी, वो जो कह रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता घट गई है, जैसे अभी सीए भी आया है और भी कई घटनाएं हुई है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना? 77 का जो जनता पार्टी का था इमरजेंसी के बाद का चुनाव, तो आज हम जैसे लालू देखते हैं वैसे उस वक्त राजनारायण हुआ करते थे। तो राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली में चुनाव लड़ रहे थे और वो मुंबई में वर्ली के जो जाम्बोरी मैदान है उधर उनकी प्रचार सभा थी, तो मैं गया था। बिल्कुल यंग था उस वक्त, 10 साल की ज्यादा से ज्यादा पत्रकारिता की थी, यंग था। तो मेरे पेडनेकर नाम के एक कलीग थे, उनके साथ गया था। वो बहुत सीनियर थे मुझे। तो हम राजनारायण से मिले उस वक्त, तो हमने पूछा उनको कि भाई रायबरेली की हालत क्या है। तो वो अपने ढंग से बोल गए, वो तो मैं जीत चुका हूँ, अभी वोटिंग बाकी है। तो मैं हंस पड़ा कि एक तो ये प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और अभी चुनाव यानी मतदान हुआ नहीं तो जीतेंगे कैसे, तो हंस पड़ा। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन वो बोले कि अभी बच्चे हो, बहुत राजनीति समझनी है। तो मैंने बोला वो बात नहीं है कि प्रधानमंत्री अगर आपके सामने है चुनाव में, तो उतना आसान चुनाव नहीं होता। वो बोले इसीलिए तो आसान है, क्योंकि लोग राजनारायण को चुनना नहीं चाहते, लोग इंदिरा को हराना चाहते। अगर इंदिरा हारेगी तो सामने तो मैं अकेला चुनाव में खड़ा हूं, मुझे जीतना पड़ेगा। अगर घर घर गांव गांव जाकर हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि मुझे वोट मत दो, मुझे हराओ, तो भी मैं जीतूंगा, क्योंकि लोगों ने तय किया है कि इंदिरा को हराना है। तो मैं जो समझ गया वो ये कि हम जीत की तरफ देखते हैं, लेकिन हारता कौन है, कैसे हारता है, वो भी देखना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि जीत की तरफ हम देखते हैं तो ये भूल भूल जाते हैं कि भैया ये जीता है या दूसरा कोई हारने की वजह से परिणाम स्वरूप जीता है। तो उन्होंने मेरी सोच बदल दी। अब 83 में यानी 6 साल बाद जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता, तो मैंने मराठी एक वीकली है उसमें आर्टिकल लिखा था कि इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, वेस्ट इंडीज हारा है, इसलिए हम दिखाई दे रहा है कि ये जीत गए। अगर उस वक्त गॉर्डन ग्रीनिच हो, रिचर्ड्स हो, वो जल्दबाजी नहीं करते, आराम से खेलते, तो भारत का हारना तय था। लेकिन उनकी जल्दबाजी में 5 विकेट गिर गए, तो बाकी जो उनके 4 बॉलर बचे थे उनको 170 वगैरह करना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने खुद को हराना तय किया था, इसलिए हम जीते हुए परिणाम स्वरूप दिखते। तो चुनाव देखने का ये अलग तरीका है। अब जो आपने बोला 2014 की बात कर दूं आपको। 2014 में जब मोदी जी उम्मीदवार भी नहीं बने थे, 2013 की बात कर रहा हूं, यानी लोकसभा चुनाव के कम से कम 12 नहीं 14 महीने पहले की बात है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक मैंने 27 आर्टिकल लिखे थे एक मराठी वीकली में, कि अगर बीजेपी को फिर से दिल्ली की सत्ता में आना है, चुनाव जीतना है, तो आपको मोदी को लीडर बनाना पड़ेगा। और गुजरात चुनाव खत्म हुआ था, उसके बाद इमीडिएट नेक्स्ट मंथ मैंने
लिखना शुरू कर दिया था। 27 आर्टिकल लिखे थे पुण्य नगरी नाम के पेपर में। वो मेरे ब्लॉग पर आज भी है, जागता पहाड़ा ब्लॉग था, उस पर मैं डाल देता था। तो वो तो निकल गया, अप्रैल निकल गया। जब जून जुलाई में मोदी को लीडर बनाना तय हुआ तो हमारे एक दोस्त है सच्चिदानंद शेवड़े, वो मेरे पास आए, बोले उस जो सीरियल थी उसका किताब बनाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें प्रेडिक्ट किया था कि मोदी जी सिर्फ चुनाव नहीं जीतेंगे, बीजेपी के लीडर बनेंगे, ये क्लियर मेजोरिटी बीजेपी के लिए ला सकते। तो वो जब आए तो मैंने बोला ठीक है। उन्होंने एक पब्लिशर को बुला लिया, यानी उनका परिचित था, उनके किताब वगैरह उन्होंने छपवाए थे, तो आ गए। तो मैंने बोला वो तो मैं दे देता हूँ, मेरे को नया कुछ लिखना है ही नहीं। हाँ, एक आर्टिकल नया लिखूंगा, क्योंकि ये सीरियल समझना है तो किस ढंग से पढ़नी चाहिए, इसके लिए मैंने एक आर्टिकल नया लिखा था, जो उसमें पहला चैप्टर बन के छपवाया गया, मोदी का, यानी वाई मोदी, ऐसा उसका शीर्षक था। तो वो पहले चैप्टर का जो मैंने हेडिंग दिया था वो ये था, इतिहास कैसे बनता है। तो उसका एक अरेबिक वर्ड है, मैं अभी भूल गया हूं। तो वो था, और उसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मोदी जी मेजोरिटी नहीं लाएगा, मोदी जी सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे, मोदी जी स्थित्यंतर बने, राजनीति में एक स्थित्यंतर लाएंगे, राजनीति बदलेगी, सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी, राजनीति कारोबार की पद्धति बदल जाएगी। और ये इंसान अगर लीडर बनाया जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, ये इतिहास पुरुष बनेगा, ये भारतीय राजनीति में नेहरू गांधी को साफ कर देगा। ये मैंने अगस्त 2013 में लिखा था। जो किताब 6 दिसंबर 2013 को पूना में पब्लिश हुई, देवेंद्र फडणवीस उस वक्त बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष थे, उनके हाथों उसका विमोचन हुआ था। तो सब मेरा पत्रकार भी मेरा मजाक उड़ाते थे, कहां से ला रहे। 7 लोकसभा चुनाव हो गए, हर बार त्रिशंकु लोकसभा चुनकर आ रही है, और बीजेपी जो 212 पिछले चुनाव में ला करे, वो 272 कैसे कम पूरा करेगी, 160 कहां से बढ़ेंगे। तो मैंने उसका पूरा लॉजिक दिया था, पिछले सब चुनावों के जो रिजल्ट थे उसके आधार पर मैंने बोला था। और मेरे सिंपल मैथमेटिक्स था, मेरा सिंपल मैथमेटिक्स था कि उस वक्त 232 जगह ऐसी सीटें थी जिसमें कभी ना कभी बीजेपी जीती थी, कभी एक बार, कभी 2 बार, कभी एक बार जीते, दूसरी बार हारे, तीसरी बार जीते। 6-7 चुनाव में, यानी 84 के बाद जितने चुनाव हो गए, 7 चुनाव, उसमें से 332 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने एक बार, 2 बार, 6 बार, 7 बार जीती थी। तो मेरा गणित ये था कि अगर इनके पास अब इतना स्ट्रांग लीडर है, अगर वो लीड करता है तो उसमें से कम 75% सीटें ये जीत लेंगे। वो आंकड़ा 375 होता था, 275 होता था, वो मेजोरिटी के पार था। मैंने कहीं सर्वे नहीं लिया था, मैंने स्टडी की थी और उसका सही आकलन किया था, वो सही हुआ। फिर 2018 में ये बात हो गई कि गणपति, हमारे यहाँ बड़ा गणपति फेस्टिवल होता है महाराष्ट्र में। थाना में मेरा एक लेक्चर था आज की राजनीति पर। तो वहां एक श्रोता ने मुझे सवाल पूछा कि आप तो बोल रहे आपका 14 का प्रेडिक्शन सही था, तो इस वक्त क्या होगा, 2019 का चुनाव 8 महीने आगे है। तो मैंने बोला मोदी 300 प्लस लाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि भाई गठबंधन बन रहा है, महागठबंधन बन रहा है। मैंने उनको कहा कि मैं स्कूल में था तब से गठबंधन की राजनीति देख रहा हूं, पत्रकार तो बाद में हुआ, लेकिन आज तक कोई भी गठबंधन पूरी एक दिल से लड़ा नहीं, जीता नहीं। और अगर गठबंधन होता है तो उसी 2019 में ही मोदी 350 पार कर सकते हैं, गठबंधन हुआ तो, नहीं हुआ तो 300 पार करेंगे। तो हमारे पब्लिशर वहां बैठे थे, वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद बोले फिर से किताब लिखो। तो मैंने वो किताब लिखी थी जो जनवरी 2019 में पब्लिश हुई। और हैरान थे सब लोग कि ये सर्वे नहीं लेता तो 300 प्लस, यानी
बीजेपी वाले भी हैरान थे कि 300 प्लस कहां से लाए। तो मैंने उस वक्त उनको बोल दिया था कि 375 से ज्यादा सीटें ऐसी है कि जो सीटें दिल जान लगाकर बीजेपी लड़ेगी, तो 300 फिर से 75%, 375 में अगर हम 75% निकालते हैं वो 300 प्लस हो जाता है। तो इसमें कोई बड़ा नहीं, सिंपल लॉजिक था। मेरा लॉजिक बहुत स्ट्रांग है, मैं हर चीज लॉजिक पर चेक करता हूँ, उसका आकलन करता हूँ। तो इस बार भी मैंने अभी अगस्त में हमारा प्रोग्राम था एक, वहां कोल्हापुर में, वहां मुझे पार्ला में, कोल्हापुर में, मीरज में मुझे पूछा गया कि अब इस चुनाव में क्या होगा, आपने लास्ट टाइम बोला था। तो मैंने बोला था 325 350 तक जाएंगे मोदी। वो इंडिया अलायंस बने ना बने उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए आप जब चुनाव लड़ते उसका मतलब क्या, लड़ाई का मतलब क्या होता है, आपको जूझना पड़ता है। आप जाके मैदान में खड़े हो जाओगे इसका मतलब आप लड़े ऐसा नहीं होता है। लड़ने का मतलब जीतने के लिए लड़ना है, भले उसमें हार जाओ आप, लेकिन लड़ना पड़ता है। 2014 में केजरीवाल ने 400 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े करे। कैंडिडेट खड़े करना मतलब लड़ना नहीं होता। हाँ, ये फर्क है, आपको समझना पड़ेगा। एक पेड़ कुल्हाड़ी से काटा जाता है तो कुल्हाड़ी उसको, पेड़ उसको रेजिस्ट नहीं करता। तो एक बार 100 बार हम आघात करेंगे तो पेड़ को गिरना ही है, क्योंकि कुल्हाड़ी बार बार ये रही है और पेड़ रेजिस्ट नहीं कर रहे। तो चुनाव में आपका कैंडिडेट अगर रेजिस्ट करने वाला नहीं होगा तो लड़ने का मतलब वो होता है, भले हार हो जाए, कुल्हाड़ी मारने वाला थक जाए तो पेड़ बच जाता है। इसलिए दोनों तरफ से लड़ना जरूरी होता है। अगर सामने लड़ने वाले है ही नहीं तो बिल्कुल आसानी से चुना। तो मेरा लॉजिक है ये, मैं सेफोलॉजी नहीं करता। तो मैं इस ढंग से देखो लड़ने आप पूरी, और बीजेपी आपको मालूम है पूरी ताकत झोंक देती है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि 2014 में जीतने के बाद भी बीजेपी का जो कैडर है, उनका जो कोर ग्रुप है, वो जीते तो क्यों जीते इसका भी स्टडी करते। हारने की बात छोड़ो, हारे हुए सीट का स्टडी करते हैं, लेकिन जीते तो क्यों जीते, ये सीट हम क्यों जीते इसका भी स्टडी करते। और लगातार कंटिन्यू। चलते रहता है, लगातार चलते रहता है। तो पिछले चुनाव में जब आपको अभी मेरी तो दो किताब, इस बार दो किताबें आ रही है। एक तो पब्लिश हो गई, उसकी पहली एडिशन खत्म ही हो गई, हमने अभी दूसरी एडिशन छपवाना शुरू कर दिया है। तो मैंने इस किताब को, मेरे किताब, एक किताब का नाम है फक्त मोदियाने ओनली मोदी, और दूसरी किताब का नाम है अश्वमेध 2024। तो अश्वमेध क्या होता है, अश्वमेध जो राजा होता है वो घोड़ा छोड़ देता है, जिसको लड़ना है वो घोड़े को रोके। तो अश्वमेध का मतलब ये होता है कि मुझे किसी से लड़ना नहीं है, मुझे किसी की जमीन कब्जा करनी नहीं है, मुझे किसी का राजपाट कब्जा करना नहीं है, मुझसे लड़ो ना। अगर आप में उतनी मस्ती है, गर्मी है, तो घोड़ा रोको, फिर मैं आपसे लड़ने आ जाऊंगा, वरना मैं तो जीता हूं, मैं सम्राट हूं। अगर मेरे अंदर आप आराम से रहोगे, झगड़ा नहीं करोगे, तो आप राजा रहो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। नवीन पटनायक तो है ना अपनी जगह, कोई प्रॉब्लम है? वाईएसआरसीपी का कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो मोदी उनको हराने जाते ही नहीं ना। सही बात। जिनको मस्ती है उनको हराने के लिए मोदी लड़ने उतरते। इसलिए मैंने बोला कि ये अश्वमेध है, 2024 का चुनाव ये अश्वमेध है, जिसको लड़ना है उसको सामने आना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट लेकर मैंने किया है और मैंने वो डाल दिया। अभी आहिस्ते आहिस्ते बाकी के सर्वे जो है वो भी 300 से 350 तक आने लगे, जो मैंने पिछले अगस्त में प्रेडिक्ट किया था। तो उसकी किताब लिख, उसका मैं पूरा लॉजिक लिख देता हूँ, और मैं शुरू में बोल देता हूँ, इनके जैसा नहीं बोलता हूँ कि आखिर में आंकड़े दिखाएंगे। मैं तो प्रस्तावना में ही लिख देता हूँ कि भाई ये आंकड़े, अब ये आंकड़े कैसे आएंगे, इसलिए किताब पढ़ो। राइट। तो वैसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने बताया भाऊ कि
मोदी जी का 350 प्लस आप बता रहे हैं। मोदी जी ने नारा दिया है कि सिर्फ बीजेपी के 370 प्लस, और जो उनका गठबंधन है एनडीए, उसका 400 पार का अब की बार का नारा है। लेकिन इसके साथ साथ अब कुछ क्या सारी विपक्षी पार्टियां ही ईवीएम पे हमेशा सवाल उठाती हैं कि ईवीएम है, ईवीएम में ये सेटिंग कर देते हैं, उसकी वजह से जीत जाते हैं। तो जो ईवीएम के ऊपर इल्जाम लगते हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, वो ये भी बोल दे कि भाई तेलंगाना में हमने ईवीएम बदला था, हिमाचल में हमने ईवीएम हैक किया था, ये क्यों नहीं बोलते? मुझे याद है खान नाम के 2010 11 15 तक मेरा ख्याल है MR खान ऐसा कोई कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो 2015 का जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो गया तो केजरीवाल ने बहुत बड़ा बवाल किया था कि भाई कहाँ ईवीएम रखे हैं, उधर हमारे वॉलंटियर जाके खड़े होंगे, ये होगा वो होगा, इन्होंने हैक किया है, कहीं भी वोट दो कमल पर जाता है। ठीक है, चुनाव के रिजल्ट आए, 70 में से 67 इनके आ गए, ईवीएम का रोना धोना बंद। तो वो किसने हैक किया था? गोवा जैसा छोटा राज्य, कितना छोटा है, यानी मुंबई के एक लोकसभा चुनाव का जो पॉपुलेशन है उससे भी गोवा, पूरे गोवा का पॉपुलेशन कम है। तो गोवा में पिछले चुनाव में, यानी इस जो 2000 मेरा ख्याल है 2017 में जो चुनाव हुए, तो गोवा में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त गोवा में क्यों नहीं हैक किया गया? उनको तोड़ फोड़ कर गवर्नमेंट बनानी पड़ी थी। यानी यूपी जैसा बड़ा स्टेट है, वहां ईवीएम हैक होते, और गोवा जैसा छोटा राज्य है, कितना आसान। देखो, आपको पॉकेट मारना आसान है, बैंक में डाका डालना आसान नहीं है ना। तो ये लोग बोलते हाँ हाँ बैंक में डाका डाला, ये क्या पॉकेट मारी करेगा? समझ रहे हो लॉजिक? ये लॉजिक है। ये कितना भी चिल्लाए, लोगों को समझ में आता है कि भाई बैंक में डाका डालना इनसे कर दिया, ये छोटा पॉकेट मारी नहीं कर सकता। क्यों नहीं गोवा जीता, क्यों नहीं तेलंगाना जीता? 80 सीट वाली यूपी जितना हैक करने से आसान है, तो तेलंगाना भी हैक कर सकते थे, तमिलनाडु हैक कर सकते थे। पंजाब। और पिछले कितने चुनाव हो गए, पिछले मोदी के जमाने में 2 चुनाव हो गए, ना केरल में ये जीत पा रहे, ना तमिलनाडु जीत पाए। तो फिर उधर क्यों नहीं हैक किए? अरे एक सीट के लिए तो हैक करो तमिलनाडु में, एक सीट के लिए केरला में हैक करो। तो ये आम जनता समझती है, बुद्धिजीवी नहीं समझते। बुद्धिजीवी के लिए ये बात आसान नहीं होती, क्योंकि ये इतने प्रिजुडाइज होते, इतने बायस होते। हेनरिक हाइने नाम का एक जर्मन कवि विचारवंत है, बुद्धिजीवी है, उसने बहुत एक बढ़िया उसका कोट मैंने पढ़ा है कि अगर आप समझ लो, भाऊ समझ लेता है कि मुझे सच मिल गया, सच्चाई मिल गई, सत्य मिल गया, तो वो साबित करने के लिए वो झूठ भी बोलना शुरू कर देता है। समझे? ये सब सेक्युलर लिबरल जो लोग हैं, उनका ये प्रॉब्लम है कि ये बोलते हैं हमें सच्चाई मिली है, हम जो बोलते हैं वो सच है। इसके लिए वो प्रूव करने के लिए वो झूठ बोलते हैं। इस कारण से अब चुनाव आयोग ने पिछले 3-4 साल पहले ओपन चैलेंज दिया था, आओ हम सामने रखते, हैक करके दिखाओ। क्यों नहीं कोई जाता? क्यों नहीं जाता? क्योंकि इनको मालूम है ये झूठ बोल रहे। एक और छोटी सी कहानी बोल दो आपको। एक बार ये हो गया कि अंधेरा इंद्र के दरबार में पहुंचा और बोला, ये सूरज मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मुझे सता रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझ पर अत्याचार कर रहा है। तो इंद्रदेव बोला कि ठीक है भाई, अंधेरे की बात सुननी चाहिए, उसको भी न्याय देना चाहिए। तो अपने सिपाहियों को इंद्रदेव ने बोला, जाओ सूरज को बुला लाओ, उसको सामने हाजिर करो। तो सूरज आ गया और पूछा कि भाई तुम अंधेरे को क्यों परेशान करते हो? तो सूरज बोला कि कौन अंधेरा है, मैं तो उसको पहचानता नहीं, कहाँ है अंधेरा, सामने लाओ, मैं उसकी माफी मांगता हूँ। तो सिपाही फिर भेजे, तो अंधेरा बोलता नहीं 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 नहीं, मैं उसके सामने नहीं आऊंगा। क्योंकि सूरज नहीं होता, वही अंधेरा होता है।
तो ईवीएम हैक होता है, ये वही कहानी है कि जब इलेक्शन कमीशन बोलता है सामने आके हैक करके दिखाओ, तो सामने नहीं आएगा अंधेरा, सामने नहीं आएगा, हैक करने की बात करने वाले सामने नहीं आते, बस चैनल पर जाकर बोल देते। मोदी का क्रेडिट जो है वो मैं मानता हूं 300 तक है। उसके आगे जो आंकड़ा जाएगा उसका क्रेडिट आपको राहुल को देना पड़ेगा, इंडिया अलायंस को देना पड़ेगा। क्योंकि देखो एक बात होती है ना, मैंने बोला कि हार आप लड़ना नहीं चाहते, आप हारने के लिए लड़ाई में उतर जाते हो, तो सामने वाला जीतना तय है या आपने तय किया है कि उसको जिताना है, तो क्या करेंगे? मोदी भी क्या करेंगे? मोदी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे हराओ, तो भी हारने वाले नहीं। बिल्कुल, तो इन्होंने जीतने का इनका मूड ही नहीं है, इसलिए ऑब्वियसली बीजेपी यहाँ पे जीतेगी। तो भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय ठीक है, भारत भाऊ। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।